राजस्थान में चित्रकला टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया था। थोड़ा सा मैं वापस समराइज कर देता हूं। चित्रकला का विकास कौन से काल से शुरू हो गया था? पाषाण काल से। अगर क्वेश्चन आ जाए कि पाषाणकालीन चित्रों के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र विख्यात है? हड़ौती क्षेत्र। हड़ौती क्षेत्र जहां पाषाणकालीन शैल चित्र, गुफा चित्र बहुत ज्यादा मिलते हैं। और पाषाण काल में कौन लोग थे? आदिवासी। तो वो क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकते हैं कि आदिवासी चित्रकला के लिए प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? हड़ौती क्षेत्र। आदिवासियों की चित्रकला, पाषाणकालीन चित्रकला के लिए राजस्थान का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? हड़ौती क्षेत्र। हड़ौती क्षेत्र में अपन देखें तो पहला आता है हमारे पास में कोटा झालावाड़। कोटा झालावाड़, यहां कौन सी नदियां बहती है? चंबल और काली सिंध। चंबल और काली सिंध नदियों के किनारे किनारे हमें जो है वो पाषाणकालीन शैल चित्र मिलते हैं जो आदिवासियों के बनाए हुए हैं। पाषाणकालीन शैल चित्र जो आदिवासियों के बनाए हैं वो मिलते हैं कोटा, झालावाड़, चंबल और काली सिंध के किनारे। इन पाषाणकालीन शैल चित्रों की खोज किसने की थी? डॉक्टर वी.एस. वाकणकर ने। डॉक्टर वी.एस. वाकणकर ने जो है इन चित्रों को खोजा था। तो कोटा झालावाड़ पाषाणकालीन शैल चित्र या आदिवासियों के चित्रों के लिए फेमस है। इसी तरह से आलनिया कोटा, आलनिया कोटा, यहां भी जो है पाषाणकालीन चित्रित गुफाएं, पाषाणकालीन चित्र, पाषाणकालीन शैल चित्र मिलते हैं। आलनिया कोटा, आलनिया कोटा के जो शैल चित्र है वो 1961 में खोजे गए थे। किसने खोजे थे ये? डॉक्टर जगत नारायण। इन चित्रों को जो है खोज निकाला था। तो आलनिया कोटा है, कोटा झालावाड़ है, सारा हड़ौती क्षेत्र है। तीसरा हड़ौती क्षेत्र में देखें गरदड़ा बूंदी है। यहां क्या मिलते हैं? पाषाणकालीन जो है बर्ड राइडिंग रॉक पेंटिंग, बर्ड राइडिंग, पक्षी की सवारी करते हुए रॉक पेंटिंग, पत्थरों पर बने चित्र जिसमें मनुष्य पक्षियों पर बैठा हुआ है, पक्षी की सवारी कर रहा है। बर्ड राइडिंग रॉक पेंटिंग्स पूरे इंडिया में केवल गरदड़ा बूंदी में ही मिले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, प्राय एग्जाम्स में आता है। बर्ड राइडिंग, मनुष्य के दिमाग में भी विचार आ रहा है कि मैं भी जो है वो पक्षियों की तरह उड़ूं, तो खुद तो उड़ नहीं पा रहे तो पक्षी पर बैठ के उड़ने का ख्याल आ रहा है। बैराठ जयपुर, पाषाण काल से लेकर के यहां बौद्ध काल तक के चित्रित गुफाएं मिलती हैं। बैराठ जयपुर में पाषाण काल से लेकर के बौद्ध काल तक की चित्रित गुफाएं मिलती हैं। बैराठ जयपुर को प्राचीन भारत की चित्रशाला कहा जाता है। बैराठ जयपुर को प्राचीन भारत की चित्रशाला कहा जाता है। प्राचीन काल में इसका नाम क्या था? बौद्ध नगरी। प्राचीन काल में बैराठ बौद्ध नगरी कहलाता था। कौन सा चीनी यात्री यहां आया था? हैंसांग। जो चीनी यात्री हैंसांग जो है उसने यहां विजिट किया था। अरे सॉरी, बैराठ कोटपुतली में, सॉरी, बैराठ अब कहां चला गया? कोटपुतली में चला। बैराठ कोटपुतली। कोलवी झालावाड़, कोलवी झालावाड़ बौद्ध कालीन चित्रित गुफाएं मिलती है। इन गुफाओं को राजस्थान का एलोरा कहा जाता है। कोलवी झालावाड़ बौद्ध कालीन चित्रित गुफाओं के लिए चर्चित है।
इन गुफाओं को राजस्थान का एलोरा कहते हैं। अजंता और एलोरा जैसे महाराष्ट्र में औरंगाबाद में है, राजस्थान का एलोरा कहा जाता है। दर भरतपुर पाषाणकालीन चित्रित गुफाओं के लिए विख्यात है। तो ये सब हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि मनुष्य ने पाषाण काल से ही चित्रकला को शुरू कर दिया था। जब पत्थर युग में था, जिस समय वो कोई धातु का भी आविष्कार नहीं करा, पत्थर युग में है, उस समय भी उसके दिमाग में चित्र बनाने का रहा है। चित्र बनाने किससे रहा है? वो कोयले से बना रहा है, जिप्सम से बना रहा है, या कोई जो है किसी कलरफुल मिल गया तो उसका बना रहा है। इसके बाद में पाषाण काल के जो आदिवासी से फिर थोड़ा आदिवासी और आते हैं, जनजाति आ जाती है। फिर बाद में राजस्थान में भील, मीणा, ये जो दो आदिवासी हैं, ये चित्र बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि भीलों ने अपने कच्चे घर बनाने शुरू कर दिए थे, तो भील जो है अपने घरों में दीवार पर अपनी देवी भराड़ी के चित्र बनाते हैं। भील अपने घरों में अपनी दीवार पर देवी भराड़ी के चित्र बनाते हैं। मीणा जो है घर में अपने दीवार पर मोर के चित्र बनाते हैं, और मीणा जो है मोर के चित्र बनाने को क्या कहते हैं? मोरडी मांडना कहते हैं। मोर के चित्र बनाने को मीणा क्या कहते हैं? मोरडी मांडना कहते हैं। तो भील और मीणा जो है वो जो है गुफाओं से चित्रकला कहां तक ली है? घरों तक ली है। गुफाओं से और चित्रकला घरों तक ली है। इन्होंने जो है भित्ति चित्रकला की शुरुआत की थी। भील और मीणा ने दीवार जो है, भित्ति दीवार को कहते हैं, दीवार पर गोबर का लेप लगा, दीवार पर जो है वो चूना लगा दिया, लेप लगा दिया, चूने गोबर का मिश्रण करके, और वो जो लेप गीला है उस गीले लेप पर ही जो है वो चित्र बना रहे हैं। अब लेप सूख जाएगा हफ्ता भर के अंदर, 5-7 दिन में, तो चित्र क्या होगा? रंग चिपक जाएगा, और रंग चिपक जाएगा तो चित्र क्या होगा? लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। तो इस पद्धति को क्या कहते हैं? आला गीला, या क्या जाता है? अरायस। और यूरोप में ही यह पद्धति प्रचलित थी, वहां से ही आई हुई है। यूरोप में इसको क्या कहा जाता था? फ्रेस्को। तो फ्रेस्को शैली क्या है, आला गीला शैली क्या है, या अरायस पद्धति क्या है? तो चित्र बनाते समय दीवार पर जो है वो गोबर का, चूने का, मिट्टी का, इनका वो लेप कर रहे हैं, लेप सूख रहा है, उससे पहले ही जो है उस पर चित्र बना देते हैं, ताकि लेप सूखेगा तो कलर जो है वो चिपक जाएगा, और कलर चिपक जाएगा, चित्र लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से ये पद्धति जो है वो आला गीला पद्धति कहलाती है। तो ये सब जो है वो क्या है? आदिवासियों की चित्रकला है। आदिवासियों से चित्रकला जो है वो कहां आती है? महलों में आती है, हवेलियों में आती है, हवेलियां और महलों में आ जाती है आदिवासियों से ये चित्रकला, भित्ति चित्रकला जो है। शेखावाटी क्षेत्र, विशेषकर मंडावा, चिड़ावा, नवलगढ़, शेखावाटी क्षेत्र जो है वो हवेलियों की भित्ति चित्रकला के लिए फेमस है। यहाँ पर जो हवेलियां हैं शेखावाटी क्षेत्र के अंदर, उन हवेलियों की भित्ति चित्रकला विख्यात है। और यह हवेलियों की भित्ति चित्रकला क्या कहलाती है? ओपन आर्ट गैलरी कहलाती है। यह हवेलियों की भित्ति चित्रकला ओपन आर्ट गैलरी के नाम से चर्चित है। तो शेखावाटी क्षेत्र हवेलियों की भित्ति चित्रकला के लिए आगे विख्यात हो जाता है। उसके बाद में राजाओं के महल और किलों में आती है। राजकीय दरबार से, राजाओं के दरबार से चित्रकला की शुरुआत किस राजा के दरबार से होती है? मेवाड़ के महाराणा तेज सिंह के दरबार से।
तेज सिंह कहां के राजा है? मेवाड़ के। राज दरबार से चित्रकला की शुरुआत मेवाड़ के महाराणा तेज सिंह के समय हुई। तेज सिंह के समय जो है 1260 के अंदर, 1260 ईस्वी, इनके दरबार में एक फेमस चित्रकार है जिसका नाम क्या है? कमल चंद्र। कमल चंद्र। इस कमल चंद्र ने जो है एक ग्रंथ का चित्रण किया था जिसका नाम क्या था? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। सूत्र चूर्णी जैन ग्रंथ है, जैन साहित्य पर लिखा हुआ है, जिसको इसने चित्रित किया था, ग्रंथ की बातों को चित्रकला के रूप में ढाला था। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण। कौन? कमल चंद्र। 1260 में मेवाड़ के महाराणा तेज सिंह के दरबार से शुरू हुई। उसके बाद में तेज सिंह के दरबार में भी एक, उसके बाद में मेवाड़ में एक चित्र और रचा गया था जिसका नाम क्या था? सुपार्श्वनाथ चरित्र। इसका राइटर कौन था? चित्रकार हीरानंद। ऐसे फिर आगे अपन मेवाड़ के चित्रकला शैली को लेंगे तो इसमें सारे ही आ जाएंगे। तो उस तरह से राज के दरबार से चित्रकला जो है वो मेवाड़ से। तो राजस्थानी चित्रकला का जन्म, वास्तविक जन्म कहां से हो रहा है? मेवाड़ से हो रहा है। और मेवाड़ की चित्रकला जो है राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्रकला है जो मौलिक है, जिस पर दूसरी चित्रकला का प्रभाव नहीं है। बाकी हर चित्रकला पर, जैसे आप जयपुर देखिए, पूरा मुगल चित्रकला का प्रभाव है। इसी तरह से अन्य, जैसे कांगड़ा चित्रकला थी हिमाचल प्रदेश की, तो उसका भी प्रभाव मिलता है। दक्षिण भारतीय चित्रकला का भी प्रभाव मिलता है, लेकिन मेवाड़ ऐसी शैली है जिस पर किसी अन्य चित्रकला का प्रभाव नहीं। तो राजस्थान में चित्रकला का जन्म कौन से शैली से हुआ? मेवाड़ शैली से हुआ। और राजस्थान की एकमात्र मौलिक चित्रकला शैली कौन सी है? मेवाड़ शैली, जो मौलिक है, मूल रूप से राजस्थानी। बाकी सभी चित्रकलाओं पर मुगल चित्रकला का प्रभाव बहुत ज्यादा मिलेगा। मधुबनी पेंटिंग का प्रभाव बहुत ज्यादा मिलेगा जो कि बिहार की है। कांगड़ा पेंटिंग जो हिमाचल की है उसका प्रभाव मिलेगा। अलवर शैली पर हमें ईरानी प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये मेवाड़ शैली जो है वो पूर्ण रूप से मौलिक चित्रकला शैली। आगे हम देखें, 1916 में एक चित्रकार आया था जिसका नाम क्या था? आनंद कुमार स्वामी। और इस आनंद कुमार स्वामी ने जो है राजस्थानी चित्रकला का गहन अध्ययन करके राजस्थानी चित्रकला को दो हिस्सों में बांट दिया। एक इसने कहा लोक चित्रकला, लोक चित्रकला जनमानस के चित्रकला, और एक इसने कहा शास्त्रीय चित्रकला, क्लासिकल पेंटिंग, शास्त्रीय चित्रकला। ये किस मुगल बादशाह का कोटेशन है कि मैं उन लोगों से घृणा करता हूं जो चित्रकला से घृणा करते हैं? कौन सा मुगल बादशाह का वाक्य है ये फेमस, कि मैं उस व्यक्ति से घृणा करता हूं जो चित्रकला से घृणा करता है? मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किस शासक का था? मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर। और जहांगीर का वाक्य है, क्योंकि जहांगीर पर मुस्लिम उलेमाओं का इनका प्रभाव था कि वो कहते थे कि चित्रकला को बढ़ावा मत दीजिए, चित्रकला को बैन कीजिए। तो जहांगीर ने कहा नहीं, मैं चित्रकला को, मैं तो बल्कि उनसे घृणा करता हूं जो चित्रकला से घृणा करते हैं। और इसके जस्ट अपोजिट जो है फिर बाद में औरंगजेब आया था जिसने चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया था, चित्र पुतवा दिए थे। और औरंगजेब के समय फिर क्षेत्रीय चित्रकला का विकास हुआ, राजाओं क्षेत्रीय चित्रकला का विकास। तो मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसका था? जहांगीर का समय। तो अपन आगे पढ़ेंगे जब राजस्थान के अंदर मेवाड़ शैली के अंदर, तो जहांगीर राजस्थान के जो राजा जो चित्रकला को बढ़ावा दे रहे हैं उनको जहांगीर उपाधियां देता है, उनको और प्रोत्साहित करता है। लोक चित्रकला में हमारे पास में आता है फड़ चित्रकला है, कावड़ चित्रकला है, बेवाण चित्रकला है, मांडना है,
पथवारी है, वातिक है, पाना है, पिछवाई वो तो नाथद्वार से, वो तो शास्त्रीय में आएगा, वो तो शास्त्रीय चित्रकला में आएगा। सांझी, ये राजस्थान की लोक चित्रकला है, लोक चित्रकला, कोई इसका समूह नहीं है, कोई इसका कोई ग्रुप नहीं है। कल अपने पढ़ा था फड़ चित्रकला कहाँ की फेमस है, बताइए फटाफट। शाहपुरा भीलवाड़ा की है। फड़ चित्रकला किस पर की जाती है? कपड़े पर, कपड़े पर की गई चित्रकला है फड़ चित्रकला। कौन सी साइज का कपड़ा होता है? 24x5 फीट का कपड़ा होता है। चावल की मार लगा करके और इस पर जो है किसी देवता का पूरा जीवन चित्रित किया जाता है, पूरा जीवन चित्रित किया जाता है। बोपे फड़ बांधते हैं, रावण थे का प्रयोग करते हैं। बोपी नृत्य करती है, गांव में लोग फड़ बचवाते हैं, अभी भी भोपा और भोपी आते हैं। भोपी नृत्य करती है, भोपा फड़ बांधता है, रावण थे का प्रयोग करता है। पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है, ज्यादातर फड़ बांची जाती है वो पाबू जी की। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है। तो जब अपने साइज फिक्स कर दिया तो फिर लंबी फड़ कैसे होगी? तो चित्रों की संख्या जो है वो ज्यादा। तो बांसने में एक एक प्रसंग को लेंगे, हर प्रसंग पर अगर 10 मिनट भी देंगे थे तो 3 घंटे लग जाएंगे, इतने सारे प्रसंग आ जाएंगे। बाबू जी के चित्रों में प्रसंग कम है तो बांसने में जल्दी समय लग जाएगा। तो लंबाई कपड़े के हिसाब से नहीं है, बांसने के समय के हिसाब से। देवनारायण जी के फड़ पर जो है वो डाक टिकट भी जारी हुआ है, 5 रुपए का, और बर्लिन जर्मन म्यूजियम में भी इसकी प्रति रखी हुई। श्रीलाल जोशी, जोशी परिवार शाहपुरा का, फड़ चित्रकला के लिए चर्चित है। तो फड़ चित्रकला जो है वो शाहपुरा की। भैंसासुर की फड़ क्या विशेषता है? तांत्रिक पढ़ते हैं, सामान्य जनता या भोपे नहीं पढ़ते हैं। जो तंत्र विद्या जानते हैं वो भैंसासुर की फड़ को पढ़ते हैं। तंत्र विद्या करने के लिए भैंसासुर की फड़ पढ़ी जाती है। कावड़ लकड़ी पर की गई चित्रकारी है, लकड़ी पर की गई चित्रकारी है। कावड़ कहाँ की फेमस है? बस्सी चित्तौड़ की फेमस है। कौन सी जाति के लोग बनाते हैं? खैरादी जाति के लोग बनाते हैं। कावड़ होती क्या चीज है? कावड़ पिंजरे जैसा छोटा मंदिर होता है, पिंजरे जैसा छोटा मंदिर है। मंदिर के चारों तरफ दरवाजे दरवाजे हैं और दरवाजों के भीतर फिर दरवाजे हैं, और पर हर दरवाजे पर जो है देवी देवताओं का चित्र बना होता है। किसी पर रामदेव जी का है, किसी पर बाबू जी का है, किसी पर गोगा जी का है। तो जैसे दरवाजा खोलेगा उस देवता के वो भजन गाएगा। लास्ट में चित्र आएगा, वो किसका आएगा? राम दरबार का चित्र आएगा, जिसमें राम लक्ष्मण सीता और हनुमान बैठे होंगे, और कावड़ समापन मानी जाएगी। लकड़ी पर की गई चित्रकला है, बैसी चित्तौड़ की फेमस कला है। खैरादी जाति के लोग बनाते हैं, लाल रंग से रंग देते हैं कावड़ को। लकड़ी पर की गई चित्रकला कहेगी। अनेक कपाट वाले, ये अभी एसएस में पूछा था, एसएस क्या नाम है ना, कंप्यूटर सूचना सहायक में। अनेक कपाट के, अनेक कपाट वाले लकड़ी के बने चलायमान मंदिर क्या कहलाते हैं? तो उसने आंसर बेवाण कर दिया था, जबकि आंसर इसका कावड़ है। बाद में फिर कम कोर्ट केस से जीते थे लड़के। बेवाण जो है वो लकड़ी के सिंहासन होते हैं। जब फूल डोल, ये क्या नाम है ना, 12 का जब डोल उत्सव होता है तो उस समय जो है बेवाण पर जो है ये मूर्ति लेकर के, और जो है वो डोल तालाब तक जाते हैं, मूर्ति को स्नान करा। मांडना मैंने आपको बताया था कोई नहीं है, मांडना के अंदर केवल ज्यामितीय चित्रकला है। जैसे मर्जी है वैसे ज्यामितीय चित्रकला कर दीजिए, त्रिभुज चतुर्भुज षटभुज जो भी बना दीजिए। किसी फूल पत्ती का चित्र नहीं होगा, किसी पशु पक्षी का चित्र नहीं होगा, केवल ज्यामितीय चित्रकला। पथवारी पत्थर पर बनी हुई चित्रकला है। गांव के बाहर पथवारी स्थापित करके और एक पत्थर लगाया जाता था, पत्थर पर लोक देवताओं के चित्र बनाए जाते थे। लोग गांव छोड़ करके दूसरे गांव जाते समय पथवारी की पूजा करते थे, ताकि गांव के अंदर दूसरे गांव जा रहे हैं तो रास्ता सुरक्षित रहे। पथवारी की पूजा की जाती। वातिक कला क्या चीज है?
हैं? कपड़े पर मोम, कपड़े पर मोम की परत चढ़ा करके और फिर उस पर चित्रकला करते हैं, जो सवाई माधोपुर की फेमस है वातिक कला। यहाँ की साड़ियां आती है, पर्दे आते हैं, कपड़े पर मोम की पतली लेयर चढ़ा देंगे। जैसे इसमें क्या करते हैं, चावल की मांड चढ़ा देते हैं, यहाँ ये मोम की पतली लेयर चढ़ा देते हैं और फिर जो है उस पर चित्रकला करते हैं। सांझी, सांझी पूजन कब होता है? श्राद्ध पक्ष में। कौन से महीने में आता है? श्राद्ध पक्ष कौन से महीने में आता है? अश्विनी कृष्ण एकमी से अमावस्या तक। अश्विनी कृष्ण एकमी से अमावस्या तक क्या रहेगा? श्राद्ध पक्ष रहेगा। और उस श्राद्ध पक्ष के दौरान लड़कियां जो है वो दीवार पर, घर के अंदर किसी कोने में दीवार पर गोबर का लेप लगा देगी। गोबर के लेप पर हल्दी है, कुमकुम है, इनसे वो उसको फूल पत्तियों से सजा देगी और फिर उस लेप को पार्वती का प्रतीक मानकर 15 दिन उसकी पूजा करेगी। सांझी पूजन शेखावाटी क्षेत्र का एक बहुत फेमस है, अपने इधर थोड़ा इतना प्रचलित नहीं है। सांझी पूजन पाना, मैंने बताया था, प्रिंटिंग प्रेस राजस्थान में 1870 के आसपास आई है। 1870 से, यानी आज से 125 साल पहले राजस्थान में कोई प्रिंटिंग नहीं थी, प्रेस नहीं था। कोई चित्र चाहिए किसी देवी देवता का तो क्या है, कोई चित्र बाजार में मिलता नहीं था, तो कुछ लोग ऐसे थे जिनकी चित्रकारी अच्छी होती थी, वो दिन भर अपना काम करते थे। 100 गणेश जी की फोटो, 100 लक्ष्मी जी की फोटो, 100 हनुमान जी की फोटो बना करके रख ली। अब जैसे दिवाली का समय आया तो बाजार में बैठ गए, अपने फोटो बेचते थे, तो इस तरह से उनका साल भर का खर्चा निकल जाता था। तो वो चित्रकार, उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद में 10 मिनट में 1000 चित्र निकाल देते हैं। उस समय वो बैठा बैठा साल भर 100-200 चित्र बना देता, लास्ट में जाकर के बेच देता। पाना कहते थे इसको, कागज पर की गई चित्रकारी। शास्त्रीय चित्रकला, शास्त्रीय चित्रकला इसमें 4 स्कूल्स आते हैं। मेवाड़ स्कूल जिसे चित्रकला शुरू हुई थी, मेवाड़ स्कूल में कौन कौन सी शैलियां आएंगी? उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, चावंड शैली। 3 तो बड़ी शैलियां हैं और छोटी शैलियां जो इसकी उप शैलियां जो है, प्रतापगढ़ शैली है, शाहपुरा शैली है, 2-3 इसकी उप शैलियां के नाम ध्यान रखने से और कुछ नहीं। मारवाड़ स्कूल में कौन सी चित्रकला शैली आएगी? किशनगढ़ शैली है, बीकानेर शैली है, जोधपुर शैली है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ है वो कौन सी चीज है? अजमेर शैली। ये ध्यान रखना है कि अजमेर को मारवाड़ शैली में रखा हुआ है। अजमेर वैसे किसका था? अंग्रेजों का था। यहाँ कोई रियासत नहीं थी, अजमेर के अंदर कोई राजा नहीं हुआ करता था। 1828 के अंदर अपन ने पढ़ा है, क्रांति के दौरान अजमेर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था। तो अजमेर के अंदर अंग्रेज रहे, तो यहाँ की चित्रकला यूरोपियन चित्रकला से प्रभावित है, लेकिन इसको शामिल किसमें किया हुआ है? मारवाड़ समूह। और उप शैलियों के अंदर जो है जैसलमेर शैली है, नागौर शैली है, और एक दो उप शैली आ जाएंगे। हड़ौती समूह, 2 ही मुख्य शैलियां हैं, कोटा शैली, बूंदी शैली। झालावाड़ शैली में कोई विशेषता है नहीं, झालावाड़ शैली लिख दीजिए। मेन 2 फेमस शैलियां हैं, कोटा शैली और बूंदी शैली। ढूंढाड़ समूह, आमेर शैली है जो बाद में जयपुर शैली में कन्वर्ट हो जाती है, अलवर शैली है, और उप शैलियों में कौन सी है? शेखावाटी शैली है, ना कौन सा है वो टोंक का फेमस है ना ठिकाना, उनियारा शैली, और एक दो इसमें आ गए।
पहले अपन देखे मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली उदयपुर शैली। राजस्थानी चित्रकला की मौलिक शैली है, अपन ने पढ़ा है उदयपुर शैली। कोई विदेशी प्रभाव नहीं है। शुरुआत 1260 में तेज सिंह के समय हुई थी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूणी ग्रंथ का सुपार्श्वनाथ चरित्र जो है वो क्या नाम ज्ञानचंद, क्या नाम हीरानंद, ऐसे चित्र बने थे। लेकिन मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग जो आया था वो किसका समय रहा था? जगत सिंह फर्स्ट का समय। जगत सिंह फर्स्ट जो मेवाड़ के राजा थे उनका समय जो है वो मेवाड़ शैली का स्वर्ण युग था। जगत सिंह फर्स्ट ने चित्रकला के विकास के लिए चितेरों की ओवेरी, इसका मारवाड़ी नाम क्या है? चितेरों की ओवेरी, ये तो अंग्रेजी नाम है, इसका राजस्थानी नाम तस्वीरों कारखानों। तो जगत सिंह फर्स्ट ने जो है चित्रकला के विकास के लिए चित्तौरों की ओवेरी या तस्वीरों और कारखानों नाम से एक संस्था खोली। इसमें बहुत सारे चित्रकार जो है चित्र बनाया करते थे। जसवंत जगत सिंह फर्स्ट के चित्रकारों में सबसे फेमस चित्रकार था वो था साहिबदीन। साहिबदीन साहिबदीन ने किसका चित्र किया था? भागवत पुराण। साहिबदीन का चित्र कौन सा था? भागवत पुराण का चित्रण किया था। मनोहर मनोहर ने किसका चित्र बनाया था? रामायण का। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे पता यह चल रहा है कि मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली, मेवाड़ समूह की जो उदयपुर शैली है, इसने प्राचीन ग्रंथों के चित्रण पर ज्यादा बल दिया। जैसे अपन बूंदी शैली जाएंगे तो वहां एक भी ग्रंथ चित्रित नहीं होता है। वहां पशु पक्षियों के चित्र, सतरंगे बादलों के चित्र, प्रकृति के चित्र, बगीचों के चित्र, तो वो एक प्राकृतिक चित्रकला हुई। यहाँ ग्रंथों का चित्रण हो रहा है। तो मेवाड़ शैली की विशेषता है कि मेवाड़ शैली में प्राचीन ग्रंथों का चित्रण जो है वो शुरू किया गया। उसके बाद में जो है संग्राम सिंह सेकंड था। इसके समय बहुत सारे ग्रंथ चित्रित किए गए थे। फिर संग्राम सिंह सेकंड के समय बहुत सारे ग्रंथ, नल दमयंती है, ये अपने जो है ना, ये कौन सा है ना फेमस ग्रंथ, वो विष्णु शर्मा का पंचतंत्र है, नल दमयंती है, पंचतंत्र है, इनका चित्रण। लेकिन सबसे फेमस चित्रण होता है इस दौरान, और वो फारसी ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? कलीला दमना। कलीला दमना के चित्र बनाए। कलीला दमना एक फारसी ग्रंथ का था, उसका चित्रण किया गया था। कलीला दमना के चित्र बनाए गए थे। कलीला और दमना ये दो पात्र है। कौन से किसके? ये गिद्ध के पात्र, भेड़िए के पात्र? गीदड़ के पात्र। गीदड़ के पात्र है। एक अच्छा गीदड़ है और एक बुरा गीदड़ है। दोनों का आपस में टकराहट दिखाया जाता है और अंत में बुराई पर अच्छाई की विजय दिखाई जाती है। तो कलीला दमना जो है वो अरबी पात्र है। उनका चित्रण भी जो है वो किसके समय हुआ था? जगत सिंह फर्स्ट के समय। बुराई पर अच्छाई की विजय को दर्शाया गया है कलीला दमना के माध्यम से। नाथद्वारा शैली की क्या विशेषता है? नाथद्वारा शैली राजस्थानी। और नाथद्वारा में क्या चीज है? श्रीनाथ जी का मंदिर है। श्रीनाथ जी की मूर्ति अपन ने पढ़ा था कल, कहां से लाई गई थी? ब्रज से लाई गई थी। तो मूर्ति लगी, श्रीनाथ जी का मंदिर जो है उससे पहले नाम क्या था? सिहाड़। सिहाड़ में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित हुई, और सिहाड़ में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित होने से सिहाड़ का नाम क्या हो गया? नाथद्वारा। जब फेमस मूर्ति आई तो उससे जुड़े हुए जो एक कोई फेमस स्थान होता है तो उससे जुड़े हुए हजारों लोग होते हैं।
तो वो जब मूर्ति वहां शिफ्ट हुई तो बहुत सारे कलाकार भी वहां, पुजारी आए, जो मंदिर में कीर्तन करने वाले थे वो आए, चित्रकार आगे, और जो जुड़े हुए लोग आगे वो सारे आगे। तो यहाँ जो नाथद्वारा के अंदर आगे चित्रकार कहाँ से आए? ब्रज से। तो इन्होंने अपनी ब्रज चित्रकला शैली को तो अपनाए रखा, और साथ साथ में जो है वो नाथद्वारा की शैली या राजस्थान जो मेवाड़ शैली को भी लिया रखा। तो इसको अपन कह सकते हैं ब्रज और राजस्थानी चित्रकला का मिश्रण। नाथद्वारा शैली जो है वो ब्रज और राजस्थानी चित्रकला का मिश्रण, जिसमें ब्रज चित्रकला का बहुत ज्यादा प्रभाव, क्योंकि मूल रूप से कहाँ के हैं वो? ब्रज के हैं। ब्रज और राजस्थानी चित्रकला का मिश्रण है। पिछवाई चित्रकला इसकी विशेषता है। पिछवाई चित्रकला इस शैली की विशेषता है। पिछवाई चित्रकला क्या चीज होती है? ये जो गर्भगृह होता है जहां मूर्ति रखी होती है, ये सामने मूर्ति है, ये दरवाजा है, सामने मूर्ति रखी हुई गर्भगृह। चलो एक सेकंड, सामने गर्भगृह, यहां मूर्ति रखी हुई है, ये दरवाजा है, ये जगमोहन होता है जहां पर अपन आगे पढ़ेंगे इसको। मूर्ति के पीछे की दीवार जो होती है वो जनरली खाली होती है, लेकिन नाथद्वारा में क्या है, मूर्ति के पीछे की दीवार को कपड़े से ढक देते हैं, और कपड़े से ढक करके और इस पर क्या है, कृष्ण लीलाओं के चित्र बनाए जाते हैं, कृष्ण के बाल रूप के चित्र बनाए जाते हैं। तो एक बार आरएस में क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान की वह चित्रकला शैली जो कृष्ण लीलाओं के चित्रण के लिए विख्यात है, तो कौन सी शैली आएगी? नाथद्वारा से, जो कृष्ण लीलाओं के चित्रण, बाकी में इतनी ज्यादा कृष्ण लीलाएं नहीं मिलेंगी। तो इसमें जो है पिछवाई चित्रकला जो है वो कृष्ण लीलाओं के चित्र, कृष्ण के बाल रूप के चित्रों के लिए फेमस, इसको पिछवाई चित्रकला कहते हैं। मूर्ति के पीछे, ये यहाँ पीछे की दीवार को कपड़े से ढक करके और उस पर चित्र कर दिया, तो पिछवाई चित्रकला। फेमस कलाकार कौन? फेमस कलाकार इसके जो है उष्णा और नाम बोलना तो दो महिलाएं है ना का, इलायची और कमला। इलायची और कमला, इलायची भाई और कमला। कई बार नाम बड़े अजीब से होते हैं, इसका क्या पीछे क्या लॉजिक है, कोई बता सकता है? किसी का नाम है फूसिया, किसी का नाम है गरीबिया, गरीबदास, ऐसे नाम को रखने के पीछे लॉजिक क्या होता है? कई होते हैं फूसाराम साहब, फूस के वजह कोई ऐसा नाम रख देते हैं, कोई ऐसे कई नाम होते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है? बेसिकली क्या होता है कि कई बार जैसे किसी के संतान हुई, संतानों को नाम बड़ा आकर्षक लगा, लेकिन वो मानते किसी की नजर लगी और मेरी संतान बीमार रहती है, कमजोर होगी, तो कोई लोग उस पर गौर नहीं करें, तो उसके लिए क्या करेंगे, वो नाम को ऐसा रखेंगे जैसे पूछा का चाहिए तो ऐसे ही कोई होगा, चलो एक और अट्रैक्टिव नाम होता है तो उससे पे क्या लोग गौर करते हैं। तो ये इसके पीछे कारण बेसिकली था कि मतलब वो नजर से बचाया जाए उसको। पुराने जमाने में लोग अंधविश्वास को ज्यादा फॉलो करते थे, नजर से बचाया जाए। इलायची भाई, अब इलायची को नाम थोड़ी होता। और दूसरा कमला, चावंड शैली, चावंड, चावंड क्या थी? राणा प्रताप की नई राजधानी, जब राणा प्रताप से चित्तौड़ छीन गया था, कुंभलगढ़ छीन गया था, राणा प्रताप की नई राजधानी। चूंकि यहां चित्रकार जो आए थे उनको विशेष सुविधाएं नहीं थी, उनको विशेष सुविधाएं नहीं थी। और दूसरा, चित्रकार भी जो होता है वो मानव होता है, तो वो उन चित्रों को बनाएगा जो उसको आसपास दिखाई देते हैं। अपने यहाँ के चित्रकार जैसे मारवाड़ समूह है, तो मारवाड़ क्या है? धोरों का क्षेत्र है, तो यहाँ क्या बनेंगे, वो रेत के टीलों का चित्र बनाएगा। या उस समय यहाँ क्या थे, ऊंट थे, आज से 500 साल पहले ऊंट के काफिलों के चित्र बनाएगा। गांव के अंदर चौपाल होती थी जहां पर मालिन बैठ करके सब्जी बेच रही है
या कोई और व्यक्ति कर रहा है तो उनके चित्र बना दिए। ऐसा तो है नहीं कि वो यहाँ झरनों के चित्र बना देगा, जैसा पहाड़ी पहाड़ है, झरने पानी गिर रहा है, वो तो साउथ के चित्र होंगे। तो चित्रकार वही चीज को बनाएगा जो उसको आसपास में दिखाई दे। तो यहाँ जो है, चूंकि राणा प्रताप जो है घुमंतु जीवन यापन कर रहे थे, जंगलों में भटक रहे थे, कुछ ज्यादा इतना सहयोग था नहीं, तो घुमंतु जीवन के चित्र ज्यादा, चित्र कमजोर भी मिलते क्योंकि चित्रकारों को इतना। राणा प्रताप के बाद में उसका पुत्र अमर सिंह आया था। अमर सिंह के दरबार में एक व्यक्ति आया था निसारदीन, उसने इस शैली का चित्र विचार किया था और निसारदीन को श्रेय जाता है चावंड शैली को विकसित करने का। इनके चित्र इतने अच्छे हैं, दिल्ली की जो सेंट्रल लाइब्रेरी, क्या नाम है, सेंट्रल म्यूजियम है क्या, दिल्ली के सेंट्रल म्यूजियम में जो है इसके चित्र रखे हुए निसारदीन के हैं। डोला मारू का चित्र बनाया हुआ, निसारदीन के चित्र दिल्ली के सेंट्रल, जहां पर सबसे रेयर चित्र रखे जाते हैं, उसमें जो है चावंड शैली के निसारदीन का चित्र। लिखो अब थोड़ा सा जो है ना, इसी मतलब जो है ना पाषाण चित्रकला में एक पॉइंट रहेगा। हाँ सॉरी, बैराठ कोटपुतली, बैराठ कोटपुतली, बैराठ कोटपुतली। यहां पाषाण काल से लेकर, यहां पाषाण काल से लेकर बौद्ध काल तक की चित्रित गुफाएं मिलती हैं। बौद्ध काल तक की चित्रित गुफाएं मिलती है। बैराठ को प्राचीन भारत की चित्रशाला कहते हैं। बैराठ को प्राचीन भारत की चित्रशाला कहते हैं। प्राचीन भारत की चित्रशाला कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए अब, पैराग्राफ चेंज करके, भील और मीणा आदिवासी, भील और मीणा आदिवासी अपने घरों में चित्रकारी शुरू करते हैं। भील और मीणा आदिवासी अपने घरों में चित्रकारी शुरू करते हैं। भित्ति चित्र बनाते हैं, भित्ति चित्र दीवारों पर, भित्ति चित्र बनाते हैं। दीवार पर चूने मिट्टी का लेप लगाकर, दीवार पर चूने मिट्टी का लेप लगाकर, दीवार पर चूने मिट्टी का लेप लगाकर गीले प्लास्टर पर चित्रकारी करते हैं। गीले प्लास्टर पर चित्रकारी करते हैं। जैसे, जैसे या जिसे, जिसे आला गीला या अरायस पद्धति, आला गीला या अरायस पद्धति या फ्रेस्को शैली कहा जाता है। यूरोप में इसको फ्रेस्को, आला गीला या अरायस पद्धति या फ्रेस्को शैली कहा जाता है। फ्रेस्को शैली कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। शेखावाटी क्षेत्र में हवेलियों में भित्ति चित्रकला शुरू होती है। शेखावाटी क्षेत्र में हवेलियों में भित्ति चित्रकला शुरू होती है। हवेलियों में भित्ति चित्रकला शुरू होती है। मंडावा, चिड़ावा, नवलगढ़, मंडावा, चिड़ावा, नवलगढ़, मंडावा, चिड़ावा, नवलगढ़,
हवेलियों की भित्ति चित्रकला के लिए विख्यात है। हवेलियों की भित्ति चित्रकला के लिए विख्यात है। नवलगढ़ हवेलियों की भित्ति चित्रकला के लिए विख्यात है, जिसे ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं। ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं। पैराग्राफ को चेंज करके लिख लीजिए। 1916 में 1916 में चित्रकार आनंद कुमार स्वामी ने राजपूताना पेंटिंग्स नाम से किताब लिखी थी। राजपूताना पेंटिंग्स, आनंद कुमार स्वामी ने राजपूताना पेंटिंग्स नाम से किताब लिखी थी। और राजस्थानी चित्रकला को 2 हिस्सों में वर्गीकृत किया था, या राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। और 2 समूह में बांटा। चित्रकला को 2 समूह में बांटा। एक समूह लोक चित्रकला, दूसरा समूह शास्त्रीय चित्रकला। चित्रकला को 2 समूह में बांटा, लोक चित्रकला और शास्त्रीय चित्रकला। पहले आ जाइए लोक चित्रकला, फड़ चित्रकला। फड़ चित्रकला कपड़े पर की गई चित्रकला। कपड़े पर की गई चित्रकला। कपड़े पर की गई चित्रकला। 24x5 फीट का कपड़ा लेकर 24x5 फीट का कपड़ा लेकर चावल की मांड चढ़ाकर लोक देवताओं का जीवन चित्रित किया जाता है। लोक देवताओं का जीवन चित्रित किया जाता है। लोक देवताओं का जीवन चित्रित किया जाता है। ऑप्शन के लिए फड़ चित्रकला शाहपुरा भीलवाड़ा की चर्चित है। फड़ चित्रकला शाहपुरा भीलवाड़ा की विख्यात है। शाहपुरा भीलवाड़ा की विख्यात है। यहाँ के श्री लाल जोशी को फड़ चित्रकला में पद्मश्री मिला है। श्री लाल जोशी को फड़ चित्रकला में पद्मश्री मिला है। बोपे रावण हत्या का प्रयोग करते हुए फड़ बांधते हैं। बोपे रावण हत्या का प्रयोग करते हुए फड़ बांधते हैं। रावण हत्या का प्रयोग करते हुए फड़ बांधते हैं।
प्रमुख फड़, पहला लिखिए पाबूजी फड़, पाबूजी की फड़। पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। दूसरा, देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है। सबसे लंबी फड़ है। गुर्जर जाति के भोपे जो बड़गावत कहलाते हैं, इसे बांसते हैं। गुर्जर जाति के भोपे बड़गावत, गुर्जर जाति के भोपे बड़गावत कहलाते हैं, इसे बांसते हैं। 500 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है और एक प्रति बर्लिन म्यूजियम में भी है। 500 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ है, एक प्रति इसकी बर्लिन जर्मन, एक प्रति इसकी बर्लिन ब्रैकेट में जर्मन म्यूजियम में रखी हुई है। बर्लिन जर्मन म्यूजियम में रखी हुई है। एक प्रति, एक कॉपी बर्लिन म्यूजियम कहां पे है? जर्मनी के अंदर। बर्लिन म्यूजियम जर्मन में रखी हुई है। जर्मन की कैपिटल है बर्लिन। एक प्रति जो है बर्लिन म्यूजियम, जर्मन, जर्मन देश, बर्लिन म्यूजियम, बर्लिन जर्मन की कैपिटल। जैसे अपने ना दिल्ली म्यूजियम, वैसे बर्लिन म्यूजियम। आगे आ जाइए। दूसरा, भैंसासुर, अगला भैंसासुर की फड़। इसे केवल तांत्रिक लोग बांधते हैं। तांत्रिक लोग, तंत्र मंत्र के लिए भैंसासुर की फड़ तांत्रिक बांधते हैं। तांत्रिक बांधते हैं। कावड़, कावड़ सेकंड। लकड़ी पर की गई चित्रकारी। कावड़ क्या है? लकड़ी पर चित्रकारी। बस्सी ब्रैकेट में चित्तौड़ की विख्यात है। बस्सी चित्तौड़ की विख्यात है। लकड़ी पर की गई चित्रकारी बस्सी चित्तौड़ की विख्यात है। पैराग्राफ को चेंज करके आप लिखिए, कावड़ अनेक कपाट के, कपाट यानी दरवाजे, कावड़ अनेक कपाट के लाल रंग से रंगे हुए, अनेक कपाट के लाल रंग से रंगे हुए लकड़ी के गतिशील मंदिर होते हैं। चलायमान लकड़ी के गतिशील मंदिर होते हैं। कपाट पर लोक देवताओं के चित्र और अंत में राम दरबार चित्र होता है। कपाट पर लोक देवता का चित्र, अंत में राम दरबार का चित्र होता है। कपाट पर लोक देवता चित्र, अंत में राम दरबार चित्र होता है। खैरादी जाति के लोग इसे बनाते हैं। कावड़ बनाने वाले कौन होते हैं? खैरादी। खैरादी लोग कावड़ बनाते हैं। खैरादी लोग कावड़ बनाते हैं। तीसरा, मेवाड़।
बेवर्ण। लकड़ी के बने हुए छोटे छोटे सिंहासन होते हैं। लकड़ी के बने हुए छोटे सिंहासन होते हैं जिनको देव विमान कहते हैं। लकड़ी के बने छोटे सिंहासन जिसको देव विमान कहते हैं। बाकी अपने लेखक का जल जुलने का रस्य ग्रंथ। आगे मानना। मानना। मानने में केवल ज्यामितीय चित्रकारी की जाती है। मानना में केवल ज्यामितीय चित्रकारी की जाती है। ज्यामितीय चित्रकारी। मानने में केवल ज्यामितीय चित्रकारी की जाती है। वातिक चित्रकला। वातिक चित्रकला। वातिक। वातिक चित्रकला। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर फिर चित्रकारी की जाती है। कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर फिर चित्रकारी की जाती है। सवाई माधोपुर की चर्चित है। सवाई माधोपुर की चर्चित है। पथवारी। पथवारी। पत्थर पर चित्रकला। पत्थर पर चित्र। अब इसमें एक लाइन लिखिए। गांव के बाहर खुली चौकी पर। गांव के बाहर खुली चौकी पर ढक्कन वगैरह कोई कवर नहीं होगा, खुला ओपन। गांव के बाहर खुली चौकी पर पत्थर स्थापित कर लोक देवता के चित्र बनाए जाते हैं। पत्थर स्थापित कर लोक देवता के चित्र बनाते हैं जिसे पथवारी कहते हैं। जिसे पथवारी कहते हैं। गांव छोड़ते समय मार्ग में रक्षा हेतु पथवारी की पूजा करते थे। गांव को छोड़ते समय, गांव छोड़ते समय मार्ग में रक्षा हेतु पथवारी पूजते थे। गांव छोड़ते समय मार्ग में रक्षा हेतु पथवारी पूजते थे। सांझी। श्राद्ध पक्ष में कुंवारी लड़कियां। श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध। श्राद्ध पक्ष में कुंवारी लड़कियां दीवार पर गोबर का लेप लगाकर उसे हल्दी कुमकुम से सजाकर, गोबर का लेप लगाकर उसे हल्दी कुमकुम से सजाकर पार्वती का प्रतीक मानकर पूजती है। पार्वती का प्रतीक मानकर पूजती है। पार्वती का प्रतीक। पाना कागज पर चित्रकारी।
कागज पर चित्रकारी। 5 मिनट और लिख लीजिए। शास्त्रीय चित्रकला। सेकंड, शास्त्रीय चित्रकला। शास्त्रीय चित्रकला। तो सुनिए, शास्त्रीय चित्रकला को 4 समूह में बांटा गया है। शास्त्रीय चित्रकला को 4 समूह में बांटा गया है। मेवाड़ समूह, इसमें पहली चित्रकला आती है उदयपुर शैली। मेवाड़ समूह में पहली शैली आती है उदयपुर शैली। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव मेवाड़ क्षेत्र से हुआ था। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव मेवाड़ क्षेत्र से हुआ था। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव मेवाड़ क्षेत्र से हुआ था। यह चित्रकला की मौलिक शैली है। यह चित्रकला की मौलिक शैली है। इसमें मुख्यतः पोथी ग्रंथों का चित्रण किया हुआ है। पोथी ग्रंथ, इसमें मुख्यतः पोथी ग्रंथों का चित्रण किया हुआ है। शुरुआत 12वीं-13वीं शताब्दी में 12वीं-13वीं शताब्दी में उदयपुर के मेवाड़ के महाराणा तेज सिंह के दरबार से हुई थी। मेवाड़ के महाराणा तेज सिंह के दरबार से हुई थी। मेवाड़ के महाराणा तेज सिंह के दरबार से हुई थी। बारह सौ साठ ईस्वी में चित्रकार कमल चंद्र ने 1260 ईस्वी चित्रकार कमल चंद्र ने 1260 ईस्वी में चित्रकार कमल चंद्र ने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ का चित्रण किया था। जो किसी राज दरबार में चित्रित हुआ पहला ग्रंथ था। राज दरबार में चित्रित पहला ग्रंथ था। राज दरबार में चित्रित पहला ग्रंथ था। जो राज दरबार में चित्रित पहला ग्रंथ था। इसके पश्चात
1423 में 1423 में चित्रकार हीरानंद ने सुपार्श्वनाथ चरित्र ग्रंथ का चित्रण किया था। सुपार्श्वनाथ चरित्र ग्रंथ का चित्रण किया था। सुपार्श्वनाथ चरित्र ग्रंथ का चित्रण किया था, जो वर्तमान में सरस्वती पुस्तकालय, कहां पे है ये? सरस्वती संग्रहालय कहां पे है? ये बहुत फेमस संग्रहालय है। नहीं, उदयपुर का ये सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में है, जो वर्तमान में सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में रखा हुआ है। सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में रखा हुआ है। इसके अलावा नाना राम पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। इसके अलावा नाना राम ने महाराणा उदय सिंह के संरक्षण में भागवत पुराण परिजात अवतरण का चित्रण किया था। भागवत पुराण परिजात अवतरण क्या चीज है? परिजात अवतरण क्या चीज है? भागवत पुराण और परिजात अवतरण। परिजात एक पुष्प है, फूल है, जिसके बारे में माना जाता है कि सतयुग के अंदर ये फूल जो है वो स्वर्ग से धरती पर गिर गया था। अवतरण मतलब प्रकट होना। परिजात एक फूल का नाम होता है। इसी में 2 लाइन और लिख लीजिए। जगत सिंह फर्स्ट का समय उदयपुर शैली का स्वर्ण युग था। जगत सिंह ने चित्रकला के विकास हेतु चित्तेरों की ओबेरी ब्रैकेट में तस्वीरों और कारखानों, चित्तेरों की ओबेरी ब्रैकेट में तस्वीरों और कारखानों, राजस्थानी नाम था तस्वीरों और कारखानों। चित्तेरों की ओबेरी स्थापित की थी। चित्रकार साहिबदीन ने भागवत पुराण का और मनोहर ने रामायण का चित्रण किया था। साहिबदीन ने भागवत पुराण, मनोहर ने रामायण का चित्रण किया था। रामायण का कल इसमें आगे और लेंगे। साहिबदीन ने भागवत पुराण, मनोहर ने रामायण का चित्रण किया था।